तुमच्या सगळ्या रसिक प्रेक्षकांच्या उपस्थितीमधून गाजला तो म्हणजे सुरुवातीलाच योग आणि आजची जीवनशैली याविषयी मार्गदर्शन झालं, त्याविषयीचे डेमॉन्स्ट्रेशन झाले. सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यांनी एक सेमिनार कंडक्ट केलं, त्याचबरोबर सर्वेश शशी यांनी सुद्धा सेमिनार कंडक्ट केलं. तरुण पिढीसाठी किंवा मुलामुलींसाठी सुद्धा, मग ते कॉलेजचे असतील किंवा प्रोफेशनल्स असतील, यांच्यासाठी सुद्धा स्वयंसंरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणारी, उपयुक्त ठरणारी मार्शल आर्ट काय पद्धतीनं मॅजिक करू शकते याविषयी काल चीता शेट्टी या सुप्रसिद्ध अशा फाईट मास्टर्स आणि ज्यांनी मार्शल आर्टमध्ये स्वतंत्र असं स्वतःचं नाव प्रसिद्ध केलं आहे, उमटवलं आहे आणि त्याची स्वतःची अशी खासियत निर्माण केली आहे, त्या चीता शेट्टींनी मार्गदर्शन केलं. कालच्या संध्याकाळच्या सेशनमध्ये रुहानी सिस्टर्स हे नाव आपण बऱ्याच जणांनी ऐकलं होतं, यूट्यूबवर त्यांचे व्हिडिओ पण पाहिले होते. त्या रुहानी सिस्टर्स यांनी सूफी संगीतामधून आरोग्यासाठी ते संगीत किती उपयुक्त असतं, किती महत्त्वपूर्ण असतं याविषयी मार्गदर्शन आणि सादरीकरणसुद्धा केलं आणि त्या सूफी संगीताचं महत्त्वसुद्धा आपल्या रसिक प्रेक्षकांसमोर त्यांनी मांडलं. त्या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य असं होतं की रुहानी सिस्टर्स जगभरामध्ये भरपूर ठिकाणी त्यांचे परफॉर्मन्सेस, त्यांच्या कॉन्सर्ट्स करून आल्या, पण पुण्यामध्ये त्यांना तो कार्यक्रम करायची इच्छा होती आणि तो कार्यक्रम सगळ्यात पहिल्यांदा स्वास्थ्यमच्या उपक्रमामध्ये घडला. याचा आम्हाला प्रचंड मोठं आकर्षण होतं आणि त्याचा विश्वाससुद्धा असा वाढला की पुणेकर रसिकांना काय हवं असतं हे नक्की सकाळ माध्यम समूहाला माहिती आहे आणि म्हणूनच कदाचित त्या सामाजिक बांधिलकीमधून सकाळ माध्यम समूह अशा विविध उपक्रमांमधून तुमच्यासमोर येत असतं. सुहानी सिस्टर्स यांच्या या कार्यक्रमानंतर दुसऱ्या सत्रामध्ये कालच्या उस्ताद राशिद खान यांचं सुद्धा गायन होतं आणि त्यांनी त्यांच्या रागदारीमधून, बंदिशीमधून आणि बॉलिवूडच्या गाण्यांमधून एका वेगळ्या पद्धतीनं एका सांगीतिक उंचीवर हा कार्यक्रम नेऊन ठेवला. आणि म्हणूनच की काय, सकाळ स्वास्थ्यम हा आता इतका प्रचलित होणारा उपक्रम ठरणार आहे की तो कदाचित दरवर्षीसुद्धा आम्ही तुमच्या सर्वांच्या रसिकप्रिय आमच्या मागणीमुळे करण्याचा आम्ही निर्णय घेऊ आणि नक्कीच तुमच्यापर्यंत अशा पद्धतीनं हा उपक्रम राबवू. आजचा हा तिसरा दिवस, या महोत्सवाचा शेवटचा दिवस आणि तुम्हाला माहिती आहे आजच्या दिवसामध्ये सुद्धा भरपूर मार्गदर्शक आपल्याला भेटायला येणार आहेत. याच मंचावरून आपण हा उपक्रम राबवणार आहोत आणि याच मंचावर संध्याकाळी या कार्यक्रमाचा शेवटसुद्धा होणार आहे. पहिल्या सत्रामध्ये मी म्हटलं तसं डॉक्टर हंसाजी योग साधक आहेत, योग गुरु आहेत, त्यांचं आत्ता आपण मार्गदर्शन ऐकणार आहोत. त्यांच्याबरोबर त्यांच्या शिष्या योग साधक रोहिणीताईसुद्धा आहेत आणि त्यासुद्धा आपल्याला डेमॉन्स्ट्रेशनसुद्धा इथं दाखवणार आहेत. यानंतरच्या सत्रामध्ये गौरांगदास प्रभू यांचं सुद्धा मार्गदर्शन आपण ऐकणार आहोत. आणि खरंच अध्यात्मामध्ये ज्यांनी स्वतःची अशी वेगळी ओळख आणि वेगळी उंची निर्माण केली आहे त्या गौरांगदास प्रभू यांना या सत्रानंतर ऐकायला मिळणार आहे. तसंच मला वाटतं आजच्या काळामध्ये आपण डाएट कॉन्शियस झालो आहे असं बऱ्याचदा म्हणतो, किंवा आपण आहार विहाराविषयी आपल्या जागरूकता आपली वाढली आहे आणि त्या जागरूकतेविषयी समज गैरसमज दूर करणारं एक अत्यंत इंटरेस्टिंग असं सेशन होणार आहे डायटिशियन नुपूर पाटील यांचं. आणि त्यांच्याशी सुद्धा आपण काही संवाद साधणार आहोत, प्रश्न उत्तर करणार आहोत. विशेष म्हणजे आत्ताचा जो हा पहिला सत्रातला कार्यक्रम आपण करतोय डॉक्टर हंसाजी यांचा, त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला प्रश्न विचारण्याची संधी मिळणार आहे. काही प्रातिनिधिक स्वरूपाची प्रश्न आपण घेणार आहोत. तर माझी तुम्हा सर्व रसिक प्रेक्षकांना आणि उपस्थितांना विनंती असेल की तुम्हाला काही प्रश्न त्यांचं ऐकत असताना सुद्धा जरी सुचले तरी नक्की कागदावर नमूद करून ठेवा आणि काही निवडक प्रश्न आपण नक्की घेऊ, कारण वेळेची सुद्धा मर्यादा आहे, कारण हे सेशन संपल्यानंतर पुढचं सेशन सुरू होणार आहे. आजच्या काळामध्ये सिनेमा किंवा बॉलिवूड चित्रपटाला जसं ग्लॅमर आहे तसंच मराठी चित्रपटाला सुद्धा ग्लॅमर देण्याचं काम जे करणार आहेत ते म्हणजे मराठी अभिनेते, दिग्दर्शक, निर्माते रितेश देशमुख आणि त्यांचा नवीन चित्रपट ते घेऊन येत आहेत वेड हा सिनेमा. तर त्या सिनेमाच्या निमित्तानं खऱ्या अर्थानं लाफ्टर हा आपल्या लाईफमध्ये किती महत्त्वाचा आहे, उपयुक्त आहे.
आणि आनंदी जीवनशैलीसाठी म्हणून ते हसणं किती महत्त्वाचं आहे याविषयी ते गप्पा मारण्यासाठी ते स्वतः रितेश देशमुख आणि जेनेलिया देशमुख इथे आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी येणार आहेत दुपारच्या सत्रामध्ये. आणि त्यांच्याशी सुद्धा मनमोकळा संवाद व्हावा यासाठी आपण प्रश्न उत्तराचा सेशन करणार आहोत. त्या कार्यक्रमासाठी सुद्धा तुम्हा सर्वांना विशेष आमंत्रण असेल. कार्यक्रमाचा शेवट जो आहे आज तो अत्यंत वेगळ्या अशा एका कार्यक्रमाने होणार आहे. मला वाटतं की त्या कार्यक्रमासाठी देखील तुमच्या खुर्च्या राखीव ठेवण्यासाठी आजचा हा पंडित फार्मचा जे लोकेशन आहे किंवा हा व्हेन्यू आहे तो कदाचित आजच इथेच तुम्हाला जास्तीत जास्त वेळ घालवावा लागेल. आणि तो मधला वेळ कुठे घालवावा किंवा काय करावं यासाठी तुमचे जे काही प्रश्न असतील तेही आम्ही सोडवलेत. ते म्हणजे आमचं वेलनेस एक्सपो या मंचाच्या बाहेर या हँगरच्या बाहेरच्या बाजूला तुम्हाला अनुभवायला मिळेल, ज्यामध्ये विविध पद्धतीचे स्टॉल्स आहेत. आणि अ डे स्पेंट वेल असं म्हणावं इतका तो छान वेलनेस एक्सपो तुम्हाला अनुभवता येणार आहे. आणि आयुर्वेदाविषयी काही प्रॉडक्ट्स तिथे तुम्हाला अनुभवायला मिळतील. त्यानंतर खाण्यापिण्याविषयी आहार विहाराविषयी तुम्हाला तिथे मार्गदर्शकपर काही गोष्टी सांगितल्या जातील आणि तशा पद्धतीच्या उत्पादनांची सुद्धा सोय इथे आम्ही केलेली आहे. त्याचबरोबर फायनान्सेस रिलेटेड म्हणजे या व्यवसायाशी निगडीत या उपक्रमाशी निगडीत किंवा योग अध्यात्म फिटनेस तंदुरुस्ती याविषयी सुद्धा तुम्हाला जर काही कोणाला उपक्रम सुरू करायचा असेल, कोणी भविष्यातले व्यावसायिक इथं जर उपस्थित असतील तर त्यांच्यासाठी सुद्धा अत्यंत उत्तम अशी सोय म्हणजे तिथे फायनान्स काउंटर सुद्धा या क्षेत्राशी निगडीत काही उपक्रम सुरू करण्यासाठी तुम्हाला मदतनीस ठरणार आहे. तर असा हा वेलनेस एक्सपो सुद्धा इथून आपण अनुभवणार आहोत. मला वाटतं आजचा हा दिवस शेवट मी जे म्हणलं की तो श्री एम या अध्यात्म गुरु यांच्या मार्गदर्शनानं होणार आहे. ज्यांच्या मार्गदर्शनासाठी किंवा ज्यांचं मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी ते ऐकण्यासाठी भारतभरामध्ये त्यांच्या कुठल्याही कार्यक्रमाला चक्क वेटिंगवर त्या प्रेक्षकांना थांबावं लागतं, इतकी गर्दी जमते. अशा ह्या अध्यात्म गुरूंना आपण या मंचावर आज बोलवणार आहोत संध्याकाळी. सो तिथे सुद्धा तुमची उपस्थिती प्रार्थनीय असेल आणि नक्की त्यासुद्धा कार्यक्रमाच्या प्रवेशिका घेऊन तुम्ही या उपक्रमाला उपस्थित राहावं अशी मी विनंती करीन. आता आपण मला वाटतं पहिल्या सत्राला सुरुवात करूया. आजच्या पहिल्या सत्राच्या सन्माननीय अतिथी जे आहेत मा डॉक्टर हंसाजी यांना मंचावर आमंत्रित करण्यापूर्वी मी आमच्या ऑपरेटर मित्रांना विनंती करीन की आपण त्यांच्याविषयी एक चित्रफित या ठिकाणी पाहूया आणि त्यानंतर मी आजच्या प्रमुख अतिथी मा डॉक्टर हंसाजी यांना मंचावर आमंत्रित करीन. एव्ही प्लीज. The world's most loved yoga gurus, Dr. Hansaji Yogendra, is a global symbol of peace, balanced living, and yoga. She is the director of the Yoga Institute and president of Indian Yoga Association. She is the leading face of the householder yoga movement and has personally conducted more than 1.5 lakh theoretical and practical yoga sessions. She has trained over 100,000 yoga teachers worldwide. She has influenced and transformed millions of lives across the globe with her knowledge and compassionate approach. Under her exemplary leadership, the Yoga Institute received the Prime Minister's Award from the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for the outstanding contribution in yoga. Dr. Hansaji continues to revolutionize millions of lives with her enlightening wisdom, simplistic and effective methods, kind gestures, and humble personality. आज के इस पहले सत्र के पहले समारोह के मुख्य अतिथि माँ डॉक्टर हंसाजी, इन्हें मैं मंच पर लाने की विनती करता हूं. श्रीमती मृणाल पवार मैम, संचालिका सकाळ मीडिया ग्रुप. सकाळ माध्यम समूहाच्या संचालिका ज्या स्वतः उत्तम कथक नृत्यांगना आहेत आणि स्वतः योग साधक आहेत, त्या
सौ मृणाल पवार मॅम यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या, प्रमुख अतिथी, प्रमुख मार्गदर्शिका मा डॉक्टर हंसाजी यांना मंचावर घेऊन यावं. जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मां डॉक्टर हंसा जी. सकाळ मीडिया ग्रुप की संचालिका श्रीमती मृणाल पवार मैम, इन्हें मैं दरख्वास्त करता हूं कि वे आज की प्रमुख अतिथि मां डॉक्टर हंसा जी को मंच पर ले आए. जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं. मां डॉक्टर हंसा जी जानी मानी योग गुरु, लेखक और रिसर्चर हैं. वह मुंबई के द योग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर भी हैं. डॉक्टर हंसा जी योग, ध्यान और प्राणायाम के जरिए जीवन शैली को बेहतर बनाने पर जोर देती हैं. अपने शोध कार्यों से मिले अनुभव का लाभ उन्होंने लोगों तक प्रैक्टिकल सेशन और अपनी पुस्तकों के जरिए पहुंचाया है. वो योग से जुड़ी बातों को बड़े ही सरल तरीके से बताती हैं. अस्थमा, डायबिटीज जैसे रोगों के उपचार पर उन्होंने रिसर्च भी किया है. योग के जरिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पर उनका खासा जोर है. डॉक्टर हंसा जी ने योग फॉर ऑल, डिस्कवरिंग द ट्रू एसेंस ऑफ योगा, रेसिपीज फॉर हैप्पीनेस, योगिक लाइफस्टाइल, डाइट और थॉट्स ऑन द गीता सहित कई किताबें भी लिखी हैं. आज की तारीख में 1 लाख से भी अधिक योग प्रशिक्षक इन्होंने तैयार किए हैं. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. मैं श्रीमती मृणाल पवार मैम से दरख्वास्त करता हूं कि डॉक्टर हंसा जी का स्वास्थ्यम की ओर से और पुणे की ओर से वो सम्मान करें. सम्मान चिन्ह और सुमन पुष्प देकर हम डॉक्टर हंसा जी को सम्मानित करते हैं. धन्यवाद मृणाल मैम. ये सेशन शुरू करने से पहले मैं और एक पहचान कराना चाहता हूं, जो हैं योग साधक रोहिणी घोष, जो माँ डॉक्टर हंसा जी की शिष्या हैं. और वो आपको आज डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाने वाली हैं. सो ये बड़ा रंजक तरीके से होने वाला सेशन जो है आप एंजॉय कीजिए. तो मैं डॉक्टर हंसा जी से दरख्वास्त करता हूं कि वे ये सेशन की शुरुआत करें. धन्यवाद. आप सबको मेरा नमस्कार. हर इंसान अपने में एक यूनिक पर्सनालिटी है. योग शास्त्र कहता है कि हम सब पैदा हुए हैं 3 चीज़ लेके पैदा हुए हैं. एक तो हमारा शरीर जो दूसरों से अलग है. मेरा शरीर है, उसका स्वभाव, उसका सब कुछ आपके शरीर से अलग होगा. तो एक तो मेरा शरीर लेके मैं पैदा हुई हूँ और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मेरे शरीर को स्वस्थ रखूँ, ठीक रखूँ. अगर शरीर में कुछ रुकावटें आ रही, गड़बड़ आ रही तो उसको हटाऊँ. ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो मुझे करनी चाहिए. ये मेरा धर्म है. फिर दूसरा है मेरा माइंड. मेरा माइंड है वापस मेरी सोच, मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी लाइफस्टाइल, बचपन से मेरे अनुभव और क्या क्या जीवन में घटित होता है उसके हिसाब से मेरे ओपिनियंस, मेरे लाइक्स डिसलाइक्स, वो सब अलग है. आपसे बिल्कुल अलग होंगे.
मेरे हिसाब से जो अच्छा है किसी के हिसाब से वो अच्छा नहीं है। मैं जिस चीज़ को आनंद से लेती हूँ कोई शायद वो आनंद से ना ले, उसके लिए वो गलत है। तो अब ये सोच कर मुझे ये समझना पड़ेगा कि अगर मैंने कोई चीज़ अच्छी की भी तो सामने वाले ने शायद उसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये क्या अच्छा है उसमें, तो मुझे बुरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ में आना पड़ेगा कि भाई उसके अनुभव अलग हैं, उसके विचार अलग हैं। मुझे कोई 100% समझ ही नहीं सकता क्योंकि हर इंसान अलग है। तो जब ये है तब हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैंने किसी ने झूठ बोला, किसी ने झूठ बोला क्योंकि उसको लगता है कि झूठ बोलने से उसको फ़ायदा मिल रहा है इसलिए वो झूठ बोलता है। वो उसकी सोच है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी मगर वो बोलेगा। उसने झूठ बोला तो क्या होगा, मुझे गुस्सा आया। मुझे गुस्सा आया तो क्या होगा, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर गया, मेरी पल्स फास्ट हुई, मेरी ब्रीदिंग शैलो हो गई, मेरा ऑक्सीजन जो ब्लड में जाना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए, वो नहीं निकला। तो मेरे खून में इम्प्योरिटीज़ आ गई। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोला। अब देखो ये क्या जीवन जीने का तरीका है। और उसके बाद और क्या होता है, शरीर जो खाना खाया है, शरीर या तो उसको जमा करेगा या उसको फेंक देगा, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन बराबर गया ही नहीं है, इम्प्योर ब्लड सब जगह गया है। तो सारे अंदर के अवयव अपना काम बराबर नहीं करेंगे, वो एज इफ दे आर ऑन स्ट्राइक, दे विल नॉट वर्क। तो फिर जो खाना खाया है या तो शरीर उसको जमा करेगा या उसको फेंक देगा। तो जमा करेगा का मतलब क्या हुआ कि फैट बॉडी स्टोर्स एज इट इज, तो ऊपर से फैट बढ़ने लगेगा या अंदर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। तो मैं हार्ट के प्रॉब्लम के साथ में आगे बढ़ रही हूँ ना, हार्ट का प्रॉब्लम आने लगेगा आगे जाके। या ग्लूकोज बॉडी जमा करता है, कार्बोहाइड्रेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, डायबिटीज आने लगेगा। क्यों? सामने वाला झूठ बोला। जस्ट अंडरस्टैंड। उसी तरह क्या होगा, बॉडी फेंक देता है न्यूट्रिशन को, तो बॉडी ट्यूब में न्यूट्रिटिव कमी हो जाती है, इम्यूनिटी लो हो जाती है। बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, D3 डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, सब डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। सोडियम पोटेशियम लेवल डिस्टर्ब हो जाता है तो बैलेंस मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। कभी चक्कर आ रहे हैं, कभी गैसेस हो रहे हैं, कभी एसिडिटी हो रही है, माइग्रेन, हेडेक हो रहा है, ये सब शुरू हो गया। क्यों? कोई झूठ बोला। अभी ये उससे भी ज़्यादा, नर्वस सिस्टम इज टोटली रैटल्ड, आपका माइंड अनहैप्पी है, तो फिर कंसंट्रेशन पुअर हो गया, मेमोरी पुअर हो गई, और रीजनिंग पावर, जिसकी वजह से मैं जानवर से ज़्यादा सुपीरियर हूँ, बिकॉज आई हैव रीजनिंग पावर। क्या सही है क्या गलत है उसका मुझे भान है, दैट इज आई एम अ ह्यूमन। वही खत्म हो गया तो इंसान फिर रिएक्ट करने लगता है। कोई चिल्ला के बोला, आपने चिल्ला के जवाब दिया। कोई बोला आई हेट यू, आपने बोला वेयर डू आई लव यू, आई हेट यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। कोई ने क्या किया, आपने भी वही किया। तो इस तरह जीवन चलता है। अब ये कोई जीवन जीने का तरीका है? डू यू थिंक दिस इज द वे वी शुड लिव अवर लाइफ? तो योग क्या कहता है? योग कहता है कि भाई हर इंसान इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, जो जैसा है वैसा है। हम जानवरों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं? गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, हम उनको तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। कुत्ता है वो भौंकेगा, कुत्ता काटेगा भी, फिर भी लोग कुत्ते को घर में रखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि कुत्ते में एक गुण देखा है, वन गुड क्वालिटी इन अ डॉग, दैट डॉग इज फेथफुल, वफादार है, इसलिए लोग कुत्ते को घर में रखते हैं। सबसे ज़्यादा वो वफादार है कुत्ता और प्यार करता है। लेकिन घर में लाते हैं तो ये तो नहीं कह सकते ना कि देख भाई कुत्ता मेरे घर में है, अभी तेरा भाव 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 अच्छा नहीं लगता बाबा, कोयल की तरह गा कू कू करो, भाव भाव नहीं। भाई कुत्ता तो भाव भाव करेगा ही, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे? और जहाँ तक कुत्ते के काटने का सवाल है, आप क्या करते हो? आप कुत्ते के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हो, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते हो
कि भाई क्या करने से वो इरिटेट होके आ करके खाने आता है, वो चीज़ याद रख के आप नहीं करते नहीं करते, नहीं तो कुत्ता आपको काटेगा, इंजेक्शन आपको लगेगा, उसका तो कुछ जाने वाला है नहीं। तो हम इंसान कितने क्लेवर हैं। इट इज़ द नॉलेज, ज्ञान, वो ज्ञान से इंसान अपने सारे प्रॉब्लम से दूर हट सकता है। ज्ञान प्राप्त करना होगा और समझदारी प्राप्त करनी होगी कि क्या करने से क्या होता है। वो अगर समझदारी आ जाए तो हम सही ढंग से जीवन जी पाएंगे। अपने आप को बचाओ भाई। वैरायटीज़ है हमारे आसपास, कुत्ते, बिल्ली, गधा, घोड़ा, वाघ, सिंह, सब आसपास है। इंसानों में ये सब मिल जाएंगे आपको, नहीं तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को कैसे बचाते हो उसमें से। अब आपको वो बदल नहीं सकते आप। गधा गधा ही रहेगा, वो घोड़ा नहीं हो सकता, है कि नहीं। गधे को आप एक अच्छा गधा बना सकते हो, घोड़ा नहीं बना सकते। लेकिन गधे की अपनी क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी देखो, समझो और उसको भी बिल्कुल प्यार करो। वजन उठाना हो तो गधा काम आता है, भागना दौड़ना हो तो घोड़ा काम आता है। मगर आप अगर गधे को घोड़े का काम दे दो और बोलो कि भाग, तो वहाँ कहीं आपने गड़बड़ की, फिर आपको गुस्सा आता है, आप गधे को क्यों दोष देते हो। यू हैव नॉट आइडेंटिफाई हु इज हु। इसलिए थोड़ा सा योग कहता है कि कोई भी काम करने के पहले सोच कर काम करो। थिंक बिफोर डूइंग योर एक्शन। रिएक्ट तो करना ही नहीं। रिएक्शन जानवर की भाषा है। एक कुत्ता यहाँ बैठा है, किसी ने उसको पत्थर फेंका तो उसने भौ भौ करना शुरू किया। दूसरा वहाँ बैठा है, ये भौ भौ कर रहा है इसलिए वो भी भौ भौ करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा, सब करने लगे। क्यों भाई, हम इंसान क्यों इस तरह जीते। तो हमको बदलना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा मैं कौन हूँ, मेरा शरीर, मेरा मन, और उसका ध्यान देना। और तीसरी चीज़ जिसके साथ हम पैदा हुए हैं वो है हमारी आत्मा, हमारी रूह, हमारी चैतन्यता, सोल, गॉड, ईश्वर, कुछ भी नाम दे दो आप। दैट इज दैट थर्ड थिंग इन आवर बॉडी। अब वो जो तीसरी चीज़ है वो यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई है। शरीर और मन मेरे साथ है, मगर वो तीसरी चीज़ यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई है। उसके पास सब नॉलेज है, उसके पास काफ़ी एनर्जी है। यूनिवर्स को देखो, ब्रह्मांड को देखो तो आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मांड चला कौन रहा है। इतनी एक्टिविटीज़ चल रही है ब्रह्मांड में। ये नक्षत्र, वो नक्षत्र, ये रोहिणी, उसका नाम रोहिणी, वो एक नक्षत्र, ऐसे ऐसे नक्षत्र हैं ब्रह्मांड में और वो चला रहे हैं। कौन चला रहा है? कुछ तो इंटेलिजेंस है, तभी इस ब्रह्मांड में सब चीज़ें चल रही हैं। तो हमारे अंदर भी वो इंटेलिजेंस है, क्योंकि हम भी उस ब्रह्मांड का पार्ट है। ये समझो आप। एक समुद्र के किनारे जाऊं मैं और वहाँ का पानी मैं ज़रा टेस्ट करूँ, खारा है और क्या क्या है, और वो पानी थोड़ा मैं घर पे लेके आऊँ, तो घर के अंदर मैं कह सकती हूँ ना कि मैं समुद्र को घर पर लाई हूँ, क्योंकि वो पानी की क्वालिटी और समुद्र की क्वालिटी तो सेम है। एग्जैक्टली वो होता है मेरा ये पानी जो आत्मा है और यूनिवर्सल पानी परमात्मा। आत्मा, परम आत्मा, कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सो हम जुड़े हुए हैं इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, हम सब जुड़े हुए हैं। मैं बम्बई से आ रही हूँ, वहीं पैदा हुई हूँ, वहीं बड़ी हुई हूँ। आप पूना में हो। पूना इतनी सुंदर नगरी है, आपको क्या बताऊँ, संतों की नगरी है ये पूना। पूना में आपको सबसे ज़्यादा आपको यहाँ ज्ञान मिलेगा और जीवन का ज्ञान मिलेगा। ज्ञानेश्वर, जो ज्ञानेश्वर ने बात की ना, वही योग बात करता है। वो ज्ञानेश्वरी जो कही गई है, मेरे सारे लेक्चर में वो ज्ञानेश्वर की ही चीज़ें ज़्यादा आती हैं। लोग कहते हैं कि आप वही कह रहे हो, क्योंकि योग वही बात करता है। तुकाराम, वो भक्ति जो तुकाराम की थी, कितना अच्छा लगता है जब आप तुकाराम को सुनते हो। तुका, वो उसको पूछते तू कहाँ जा रहा है, वो
टेकरी पे जाके बैठ जाते थे तुकाराम और उनको पूछते थे, भाई क्या करते हो टेकरी पे जाके? देवाशी बोलतोय, देवाबरोबर हां माझे टॉक्स चालू आहे, देवाला भी सगळं सांगत असतो. अब ये अगर हम इंसान हर चीज़ देवाला सांगू शकणार तो देख लो कितना मज़ा आएगा. प्रॉब्लम आया, भगवान को बोलो, यार भगवान ये मेरी बहू ऐसी है, या मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, या मेरा हस्बैंड ऐसा है, या वाइफ ऐसी है, जो भी प्रॉब्लम हो ना भगवान के साथ बात करो, तो आपको सचमुच मैं कहती हूँ कि उसका सॉल्यूशन मिलेगा. दूसरे दिन आपको विचार आएगा कि ये कर, और आप करोगे. थोड़ा छोड़ना सीखना, ईश्वर को समर्पित करना, ये अगर आ जाए ना हमको तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी. खैर, बात यह है कि ये धरती पे आपको सब कुछ मिल रहा है पूना में, और अब तो इन्होंने स्वास्थ्य के माध्यम से कहाँ कहाँ से हम लोगों को पकड़ के यहाँ इकट्ठा किया है कि भाई आप आ जाओ, बम्बई नहीं पूना आ जाओ ज़रा. तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की है सब तरफ से लोगों को बुलाने की, और हर क्षेत्र से अपने आप को बेहतर बनाने की. हमारे अंदर बहुत कैपेसिटी है इम्प्रूव होने की, रीजुविनेशन की. अगर कोई चीज़ बिगड़ गई हो ना तो उसको वापस ठीक कैसे करना हम कर सकते हैं. इसलिए अब जरा ध्यान दें कि ये सब सोच के साथ एक बात याद रखिए कि आप अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप को दुनिया से बचाना सीखो. सारे लोग हैं आजू बाजू, मगर आपको अपने आप को संभालना आना चाहिए. दूसरों को दोष मत दो, वो तो जो है वो है. अगर पता है कि वो लायन आ रहा है तो मैं अपने आप को क्षेत्र में रख सकती हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मगर नहीं तो गड़बड़ होगी. आप कहो कि लायन मेरे साथ तो प्यार से ही बात करेगा, वो संभव नहीं. वो अपने स्वभाव से चलेगा. हर व्यक्ति अपने स्वभाव से चलेगा. हर व्यक्ति पैदाइशी से अपना स्वभाव लेके पैदा हुआ है. तो योग फिर ये कहता है कि हर इंसान 3 चीज़ लेके पैदा हुआ है. एक तो जाति यानी उसका स्वभाव, चाइल्डहुड से बचपन से उसका स्वभाव निश्चित है. किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कोई जरा भी प्रॉब्लम हो तो चिंता बहुत करता है, कोई जरा भी प्रॉब्लम तो डर जाता है, कोई दुखी हो जाता है, एंग्जाइटी में आ जाता है. हर एक का अपना अपना स्वभाव है, और हम अपने स्वभाव से बंधे हैं पैदाइशी से. अगर मुझे पता है कि मुझे गुस्सा आता है तो एक बात मुझे करनी पड़ेगी कि चूँकि मेरा स्वभाव है मुझे गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन एक बात करनी पड़ेगी, गुस्सा आ जाए तो गुस्से के अंदर में मैं कोई कर्म ना करूं, एक्शन ना करूं, ये मुझे देखना पड़ेगा. क्योंकि जो एक्शन मैं करूंगी वो एक्शन मुझे भोगना ही पड़ेगा. एज यू सो शैल यू रीप. जैसा करोगे वैसा भरोगे. गुस्सा आ गया चलो, मगर एक्शन मत करो. मुंह बंद रखो, जरा लंबे सांस ले लो, जरा दंड बैठक कर डालो, या अंदर जाके कुछ मुंह में खाना कुछ चबा डालो, या म्यूज़िक लगा के थोड़ा डांस कर डालो, कुछ भी कर डालो. पहले गुस्सा हटाओ, पहले मन की स्थिति को सही लाओ, और फिर करो जो करना है वो. ये आदत डालनी पड़ेगी हमें कि जब हमारी मशीनरी बिगड़ी हुई है तो बिगड़ी हुई मशीनरी को चलाने की नहीं, मत चलाओ, बिगड़ा हुआ प्रोडक्ट निकलेगा बाहर. और इसीलिए यही सब ध्यान देना है हमें कि ऐसी सब गलतियां हमें करनी ही नहीं है जीवन में. स्टॉप डूइंग सच मिस्टेक्स. अपने आप पर थोड़ी डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है. योग शास्त्र तो डिसिप्लिन का ही रास्ता है. फॉलो सर्टन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. तो आज जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो एक बात निश्चित आप लोगों को करनी पड़ेगी कि आज से आप नक्की करो कि किसी और की वजह से आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे. जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लिया. वो जाति लेके ही पैदा हुआ है. गुस्से वाला चिल्ला के ही बात करेगा, वो कोई प्यार से नहीं बोलने वाला है. उसके चिल्लाने को भी एंजॉय करो ना, कि वाह क्या चिल्ला रहा है, आंखें गोल घुमा रहा है, हाथ पैर ऊपर कर रहा है, उसको भी आनंद लो. हंसना मत उसके सामने, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है. वो चिल्ला रहा है, वो उसका स्वभाव है, आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो. ये करना आना चाहिए. बोलो कर सकते हो या नहीं. अपने आप को बचाना है दुनिया में.
बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। कोई चिंता कर रहा है, अब वो चिंता कर रहा है, उसको जरा हंसा, उसको वो मत बोल क्यों चिंता कर रहे हो, काय की चिंता है, वो और ज़्यादा चिंता बढ़ाएगा आप उसकी जगह उसको एक दो जोक बोलो, चलो चलो यार अपन वॉक करके आते हैं, जरा इधर जाते हैं उधर जाते, उसको इस तरह मदद कर सकते हो। मगर उसको ये कहो चिंता मत कर, वो तो करेगा ही। तो उसको योग सिखाओ थोड़ा कि भाई शांति से बैठना आना चाहिए, चिंता हो रही तो चलो थोड़े आसन कर डाले, प्राणायाम कर डाले, कुछ कर डालो, चिंता के लिए समय नहीं मिलेगा, ये सब करना आना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा खुद का तो ध्यान रखना है और आसपास के लोगों को भी संभालना है, ये हमारा कर्तव्य है। तो जाति, दूसरा हम पैदा हुए हैं आयु लेके, हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू लिव, वो भी निश्चित है। योग कहता है जब समय आ जाएगा हम चले जाएंगे, जब तक समय नहीं आता आपको कोई भी चीज़ मार नहीं सकती। तो ऐसा डर डर के नहीं जीना है कि अरे मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं देखती हूँ लोगों को एक हार्ट अटैक क्या आ गया, वो एकदम बीमार ही पड़ गए। अरे हार्ट अटैक आ गया क्योंकि जिस ढंग से आप जी रहे हो कहीं गलतियां कर रहे हो, इसलिए अटैक आया। हम कोई बीमार होने के लिए पैदा हुए ही नहीं है, गलतियां कर रहे हो। कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हो ढूंढ निकालो, मैं बताती हूँ अब कहाँ कहाँ गलतियां होती है, बदलो। तो ठीक है, हार्ट अटैक तो आपके लिए एक मैसेज था, नहीं तो पहले ही अटैक में आप चले जाते। जिंदा है इसका मतलब बदलो। अब बदलेंगे नहीं, खाली हम डॉक्टर ये हो रहा है मेरा, ये ब्लड बह रहा है, उसकी जगह खुद तो जिम्मेदारी लो ना अपने हाथ में। आई हैव ड्यूटी टुवर्ड्स माई सेल्फ। बदलूं, कहाँ मैं गलतियाँ करती हूँ वो हटाऊं, उसको वो करना आना चाहिए। तो वो करना शुरू करेंगे तो देखो दूसरी बार अटैक आएगा ही नहीं। क्यों आएगा अटैक? अटैक ने आपको सिखा दिया है कि बदलो और बदलना है कि नहीं। तो एक हमारे पेशेंट थे, अब अटैक कोई एक ही कारण से नहीं आता, बहुत सारे कारण, तो 3-4 कारण मेन हो जाते। एक तो खूब ज़्यादा आधे पेट से ज़्यादा खाना खा लिया, हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा ही, तो थोड़ा खाना खाओ। भर भर के पार्टी में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा खा लिया, मत करो, डिसिप्लिन लाओ। फिर दारू पी ली साथ में तो नर्वस न्यू का बैलेंस छूट गया, वो हो गया। फिर इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, किसी ने कह दिया आप ऐसे हो वैसे हो, आपकी बेटी ने ये किया, आपके बेटे ने ये किया, इमोशनली डिस्टर्ब हो गया। इमोशंस बड़े बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारी भावनाएं बहुत ज़ोरदार होती है, आप समझो ये। और इस मन को ट्रेनिंग देनी इतनी ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि ज़्यादा इमोशंस में आना नहीं, अपने आप को ज़रा क्वाइट रखने का प्रयत्न करना। एक आदमी था, वो अपने बेटे को, 2.5 साल का बेटा था, उसको बाबा गाड़ी में लेकर और मॉल में गया, शॉपिंग मॉल में उसको कुछ खरीदना था। तो वो बेटे को लेके मॉल में गया। जैसे ही मॉल के अंदर घुसे, बेटे को वो खिलौने की दुकान दिख गई। तो बेटे ने चिल्लाना शुरू किया, पप्पा पप्पा मुझे वो चाहिए वो चाहिए वो। पापा ने बोला नहीं, ये सब खिलौने घर पे हैं तेरे पास, हम खिलौने लेने नहीं आने, मेरे को कुछ पेन लेना है, कुछ डायरी लेनी, मैं इसलिए आया हूँ। मगर बच्चा सुनेगा क्या, चिल्लाना शुरू किया उसने, जोर जोर से चीखना शुरू, चाहिए चाहिए। वो गाड़ी में से उठकर और भाग भाग के खिलौने की दुकान के पास जा रहा है। वो आदमी उसको उठा रहा है, बोलता है अशोक शांत रहो, अशोक डिस्टर्ब होना ही नहीं, अशोक गुस्सा गलत है। ऐसा करके वो बच्चे को वापस गाड़ी में बिठा रहा है, वापस आगे जा रहा है। बच्चा फिर कूद कूद के जा रहा है। सारे लोगों का ध्यान इस बच्चे पे कि ये बच्चा इतना परेशान कर रहा है। एक औरत साथ में चल रही थी, उसने देखा, उसने इस आदमी को कहा कि भाई ये बच्चा तो कितना लकी है, आपके जैसे फादर मिले हैं उसको, कितना पेशेंटली आप उसको सिखा रहे हो, अशोक शांत रहो, अशोक डिस्टर्ब मत हो, अशोक गुस्सा गलत है, ऐसा कोई नहीं होता। मैं अगर होती ना तो 1-2 कस देती उस बच्चे को, चुप करा देती। और आप हो कि इतना शांति से उसको समझा रहे हो, आपका अशोक तो बहुत लकी है। वो आदमी ने जवाब दिया, मैडम अशोक मेरे बच्चे का नाम नहीं है, वो मेरा नाम है। मैं अपने आप को बोल रहा हूँ बार बार, अशोक शांत रहे भाई, अशोक गुस्सा मत कर, अशोक डिस्टर्ब मत कर। नहीं तो डिस्टर्ब होना तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है।
मगर नहीं करना है। ये हमको नक्की करना पड़ेगा कि भाई आगे बढ़ो। डिस्टर्ब, एक ही परिवार में आप देखोगे वैरायटीज इकट्ठी होती है। कोई चिल्ला के ही बात करेगा, कोई बोलता ही नहीं है परिवार में, कोई गोल गोल ही बात करेगा, कोई पॉलिटिक्स ही खेलेगा, कोई हार्ड वर्किंग है, कोई लेजी है, कोई दुखी ही है। कितना भी करो वो कभी खुश नहीं होने वाला आदमी या औरत। संसार खराब, सब खराब, किसी को किसी की पड़ी नहीं है वाले लोग भी हैं। सर्टिफाइड मिजरेबल पीपल, मैं उनको सर्टिफिकेट दे दूंगी। मिजरेबल पीपल, उनको दुखी ही रहना है। देखो, दुखी रहने के लिए आपको दो लोगों की जरूरत होती है। आनंद लेने के लिए आप खुद इनफ हो। यू कैन बी हैप्पी विद इन योर सेल्फ। आपको खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, मगर दुखी होने के लिए पड़ती है। इसने ये किया इसलिए मुझे बुरा लगा, उसने मेरे को चीट किया, मैंने उसके लिए कितना किया मगर उसने मुझे नहीं कुछ किया। अरे भाई, तुम करो और छोड़ो, मत उसको पकड़ के रखो। देखो, जो भी चीज़ आती है ना, जाने के लिए आती। विचार आया, विचार गया। फीलिंग्स आती है, फीलिंग्स जाती है। इंसान आता है, इंसान जाता है। जो आता है जाने के लिए, मगर आप पकड़ के रखोगे उसको, प्रॉब्लम वहाँ है। क्यों उसको पकड़ के रखा विचार को? इसने आपको चीट किया यार, वो जाने, उसके कर्म जाने, वो भोगेगा अपने कर्म। आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? आप आगे बढ़ो, नहीं तो यू आर मेकिंग देम सक्सेसफुल। ही विल बिकम सक्सेसफुल इफ यू गेट हर्ट। मत करो ये। तो जाति, आयु, ये दो चीज पर ध्यान दो। और तीसरा है भोग। क्या भोगना है ना जीवन में, क्या अनुभव होता है ना, वो भी निश्चित है। योग कहता है कि इस जन्म में अगर आपको एक्सीडेंट भोगना है तो भोगोगे, मगर अगर आप ध्यान रखोगे तो एक छोटा सा एक्सीडेंट होगा, नीडल प्रिकिंग, बड़ा हड्डियां टूटने वाला एक्सीडेंट नहीं होगा। इतना अपने हाथ में है, मगर अनुभव तो करना ही पड़ेगा। वो फेलियर का अनुभव करना है, कर डालो, उसमें रोने क्या बैठे हो, वापस आगे पढ़ो और आगे बढ़ो। हमारे यहाँ हम पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं। बॉम्बे पुलिस इंस्टीट्यूट में आती है ट्रेनिंग लेने, तो 15-15 दिन वो एक कोर्स करते हैं, फिर वो बैच जाता है, फिर दूसरा बैच आता है। तो एक बार ऐसे हुआ कि हमारे एक पुलिस जिसने हमारी काफ़ी ट्रेनिंग ले ली थी, उसको उसके बॉस ने बुलाया और बॉस ने कहा कि ज़रा जल्दी आ जाना, इम्पॉर्टेंट दिन है। तो दूसरे दिन वो गया कि सर क्या इम्पॉर्टेंट दिन है, कोई मिनिस्टर आ रहा है, ये वो नहीं, आज 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। तो पुलिस बोला 12वीं का रिजल्ट आने वाले, उसमें पुलिस क्या करेगी? बोलते आप समझ नहीं रहे हो, ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फेल हो गए तो सुसाइड करने जाते हैं, तो पुलिस को उनको पकड़ना पड़ेगा ना, सुसाइड नहीं करने का, पकड़ो उनको और पुलिस चौकी लेके आओ। वो बोला ठीक है, अब समझ में आया। बोलो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? वो बोले उधर लैंड्स एंड, बैंड्रा में लैंड्स एंड करके जगह, वहाँ समुद्र का पानी एकदम ऊपर आ जाता है, नीचे काले पत्थर हैं, जो कूदे आप तो 100% सिर फटेगा और डेथ निश्चित है। वो बहुत अच्छी जगह है सुसाइड के लिए। तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा पुलिस की चौकी है, वहाँ बहुत सारे, वहाँ के होटल में, वहाँ होटल्स है, वहाँ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, हर फ्लोर पे पुलिस बाहर की तरफ देख रही है, कोई सुसाइड करने आ रहा हो तो उसको पकड़ने। तो इसको वहाँ बोला, उसको बोला तुम पुलिस ड्रेस में मत जाना, सिविलियन क्लोथ में जाना और पकड़ना। हुआ ये, एक लड़की रोते रोते आई, 11 बजे कूदने गई, सुसाइड? वो बोली हाँ। क्यों? 12वीं में फेल हुई? बोलते हाँ 12वीं में फेल हो गई। बोलते क्यों? तो बोलते सब मेरे लोग पास हो गए, मैं फेल हो गई, मैं आई कांट फेस दिस वर्ल्ड, मेरे माँ बाप तो इतने गुस्से करेंगे, इतना डिस्टर्ब होंगे। पुलिस ने कहा देख बेटा, समझ एक बात, तू यहाँ कूदेगी ना तो 100% मरने वाली है। वो बोलता है तुम मुझे क्या समझा रहे हो, मुझे मरना है इसीलिए तो मैं आई हूँ। बोला देखो अब मुझे ये बताओ मरने के बाद क्या होगा? बोला क्या होगा? सारे प्रॉब्लम सॉल्व। अरे भाई कोई प्रॉब्लम सॉल्व होते नहीं मरने के बाद में। बोलते कैसे नहीं होते? तुमको मालूम है मरोगे फिर वापस पैदा होने वाले हो, और पैदा होने के बाद 18 साल की उम्र में वापस 12वीं में आने वाले हो, और उसके बाद में वापस तुमको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। ये 18 साल क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम्हारी ज़िंदगी के? क्यों नहीं नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे के और आगे बढ़ते हो भाई? एग्ज़ाम ठीक है यार, अच्छे अच्छे लोग फेल होते हैं,
ठीक है, अर्थक्वेक की तरह है सब। थोड़े दिन लोग बड़बड़ करेंगे, फिर सब शांत हो जाएंगे, वापस कर डालो और आगे बढ़ो। फेस द वर्ल्ड, फेस द सिचुएशन, देयर इज नो शॉर्टकट। इस दुनिया में जो भोगना है ना, भोग लो, उसके मत भागो उसके पीछे कि बाबा ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अरे भाई जो है, अब क्लेवरली देखो किस तरह उसको हैंडल करना। लेकिन ये सुसाइड और ये नॉनसेंस कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे फिर प्रोग्रेस ही खत्म। फिर वापस नेक्स्ट जन्म में 10 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आप पैदा हो गए। एक आम का बीज मैं मट्टी में डालती हूँ, आम का पेड़ उगता है, एक बीजा डालती हूँ, 100-200 बीजे मुझे वापस मिलते हैं। कितने सारे आम आते हैं झाड़ में। ये नेचर का काम है। आप थोड़ा करोगे, वापस आपको काफ़ी दुगुना तिगुना फोर्स से आपकी तरफ वापस आएगा। एज यू सो सो शैल यू रीप। इसीलिए जो भी कर रहे हो ध्यान से करो, सोच के करो, और कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है, ये नक्की करो। तो ये सब हम नक्की कर सकते हैं आज। और आज से अब गलतियां कहाँ करते हैं वो मैं लिस्ट फटाक से बता देती हूँ आपको। तो अब वो गलती करना आप बंद करो, क्योंकि हम बीमार होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। मन से जो जैसा है एक्सेप्ट दैट एज दे आर। गधा गधा है, घोड़ा घोड़ा है, एक्सेप्ट दैट एज दे आर। तो फिर आपको कोई तकलीफ ही नहीं। आज के युग के यंगस्टर्स का सोच, उनका थिंकिंग, उनके कपड़े, रहन सहन सब अलग। अब आप कहो कि वो ऐसा नहीं करे, आपके ढंग से ही चले, भाई उनको अनुभव लेने दो, उनको अनुभव लेने दो। जब कभी वो डिस्टर्ब हो जाए तो आप उनको मदद कर डालो, मगर उनको बदलने की चेष्टा मत करो। आप किसी को बदल नहीं सकते। 2 बच्चे प्यार कर रहे हैं, बोले नहीं अपनी जाति का नहीं है, प्यार नहीं करने का, शादी नहीं करने देंगे, गड़बड़ है। फिर वो हर जगह गड़बड़ होगी। आप क्यों इंटरफियर करते हो? एज फार एज पॉसिबल अवॉइड इंटरफियरेंस, मगर दोस्ती रखो ज़रूर। थोड़ा खुले दिमाग से अब ज़रा सोचना पड़ेगा और चीज़ों को ज़रा सही ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। मैं ये कह रही हूँ कि आप पहले डिस्टर्ब मत हो, फिर अपनी अक्ल के हिसाब से आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। बच्चे को, बच्चों में थोड़ा ज्ञान बढ़ा सकते हो। आजकल के यंग जनरेशन को बहुत बहुत ज़रूरत है योग सीखने की, क्योंकि योग माइंड की बात करता है। वो लोग फिजिकल फिटनेस कर लेते हैं, मगर वो इसको ठीक करना आता ही नहीं है। उनको समझदारी भी नहीं है कि कैसे उनको बड़ों के साथ मैनेज करना है, कैसे प्रॉब्लम्स के साथ मैनेज करना है। वो तो बस रिएक्ट करना जानते हैं और वहाँ वो दुखी होते हैं। 22 साल की उम्र में हार्ट अटैक, 28 साल में डायबिटीज़, क्या क्या यंग जनरेशन भोग रही है, जो ज़रूरी नहीं है मगर वो करते हैं वो लोग। थोड़ा एजुकेट करना ज़रूरी है। तो अब हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं और हमें अपने आप को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली गलती तो होती भोजन, आहार। वहाँ थोड़ा सा ध्यान दो कि देखो दिन में 4 बार हमको खाना चाहिए, मतलब खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर, थोड़ा थोड़ा हर समय ग्लास भर के लिक्विड लेना ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट में कुछ हर्बल लिक्विड ले लो, पानी को अदरक में, हरी चाय की पत्ती में, पुदीने के पत्ते में तुलसी डाल दो, उबाल लो, उसको छान कर उसमें उतना ही दूध, गुड़ का पानी डालकर उसको पी लो। बहुत ही अच्छा ड्रिंक होगा, बहुत ही टेस्टी। लंच में छाछ हो जाएगी ग्लास भर के, छाछ बहुत बहुत ज़रूरी है। तीसरा, टी टाइम में या तो सवेरे उकाला किया है वही, या नींबू पानी। नींबू पानी मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी कि हर एक के पेट में 1 से 2 नींबू जाना ही चाहिए। विटामिन सी इतना अच्छा काम करता है हार्ट के लिए, सबके लिए, और वो बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। एक्सेस निकल जाता है बिकॉज इट इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन, और नुकसान नहीं होता। लेकिन 2 नींबू जितना, वो दाल में थोड़ा डाल दिया, सब्जी में डाल के पील करके भी थोड़ा ले लिया, और नींबू पानी बना के पी लिया, खट्टा मीठा टेस्टी ज़रूर करें। और रात को डिनर में 1 कप सूप, बहुत तरह तरह के सूप बना सकते हैं हम, टोमेटो गाजर, बीट रूट, ये सब मिक्स करके सारे वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल सूप, बहुत तरीके से सूप। पतली सी दाल बना लो, दाल मगर एकदम पतली, कटोरी भर के पी ली। ये रात को डिनर में होना चाहिए। तो लिक्विड हर बार ज़रूरी, खाली सॉलिड खाना गलत है।
क्योंकि हमारे पेट में दोनों ज़रूरी। खाने के साथ पानी कभी भी रखना नहीं डाइनिंग टेबल पे, पानी आउट, ये लिक्विड है, उसके साथ मैनेज करो, थोड़ी डिसिप्लिन लाओ। उठते से ही एक गिलास गर्म पानी पीना, सब लोग आदत डाल दो। द मोमेंट यू वेक अप ड्रिंक हाफ अ ग्लास बट वार्म वाटर, वॉश योर माउथ, सब कुछ धो धुआ डालो। उसके बाद में आज के युग को देखते हुए, क्योंकि कोरोना और वायरस अभी भी चल रहा है इधर उधर कहीं भी, और नए नए वायरसेस तो आते ही रहते हैं, इसलिए बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींबू पानी सवेरे, एक गिलास वार्म वाटर, गर्म पानी, उसके अंदर आधा नींबू, और फिर उसके अंदर एक चम्मच आंवला पाउडर। आंवला आपको मालूम नहीं कितनी ताकत रखता है, आंवले का पाउडर एक चम्मच डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, थोड़ा सा अगर आपको चाहिए तो अश्वगंधा डाल दिया अगर चाहिए तो, और थोड़ा सा सिनेमन डाल दिया, दालचीनी, उसका पाउडर डाल दिया और उसको पी लिया, तो ये एक बहुत अच्छा ड्रिंक हो जाएगा पूरे दिन की इम्यूनिटी को मैनेज करने के लिए। आपको इन्फेक्शन इधर उधर लगेगा नहीं। हमारे इन बच्चों को किसी को भी कोरोना वायरस किसी को भी नहीं लगा, और उनके परिवार वालों को लगा तो उनको बता दिया क्या क्या करना चाहिए और वो ठीक हो गए। तो इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। एक किस्सा बताती हूँ, अगर कोरोना हुआ है या कुछ हुआ है तो मैं क्या सलाह देती हूँ आपको मालूम है? हॉस्पिटल में लेटे हो, फाइन है, लेटे लेटे थोड़ा प्राणायाम नंबर 4 करो, हम बता देंगे। रोहिणी जरा लेटो। हमेशा जब आप लेटते हो और उठते हो तो ध्यान दो कि आप टर्न करके लेटो, टर्न करके उठो, ऐसा सीधा ही नहीं लेटना और उठना है। आप ऐसे लेटे हो, मेरे ख्याल से पीछे वालों को दिखेगा, आप देख सकते हो? शक्य आहे? स्क्रीनवर बघू शकता ना? बरं, थोडा अंदाज येईल। आणि दीज आर नॉट सो डिफिकल्ट थिंग्स, वेरी सिंपल थिंग। असं ऐसे लेट गए, एक हाथ पेट पे रखा, वो बाजू का रखो जिससे वो लोगों को दिखे, या और पेट पर हाथ रखा और सांस अंदर लेते हुए पेट को थोड़ा सा ऊपर ले जाओ और सांस छोड़ते हुए पेट को नीचे ले आओ, जितना हो सके उतना पेट को नीचे ले आओ। सिंपल। वापस सांस लो, पेट ऊपर जाएगा, सांस छोड़ो, पेट नीचे लाएगा। आपको एक बात बता दूं कि योग मतलब तरह तरह के एक्सरसाइज और आसन और सिर पे जाना और ये करना वो करना, वो योग नहीं है। वो तो खाली एक पार्ट है योग का। बाकी योग साइकोलॉजी और फिलॉसफी की बात करता है, जो मैंने अभी तक बात की आपसे। तो ये सारी स्वभाव बदलो, अपना रहन सहन बदलो, सोच बदलो, खाना बदलो, ये सब। तो एक तो ये है जो मैंने उनको कहा हॉस्पिटल में लेटे लेटे करते रहो। दूसरा उनको कहा जब भी आप बैठो तो आपको क्या करना चाहिए? रोहिणी जरा बैठ के बता दो। तो बैठे हो हॉस्पिटल में तो जरा सा अपने आप को ऊपर की तरफ खींचो, क्योंकि स्पाइन नीचे दब रही है ग्रेविटी की वजह से। तो सांस अंदर लेते वक्त हाथ को ऊपर ले जाओ, अपने आप को खींचो और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आओ। हॉस्पिटल में इतना ही करना है। और उनको कहा कि जब कोई भी नर्स आए या कोई डॉक्टर आए तो उनको कोई जोक बोलो, उनको हंसाओ और खुद भी हंसो। वो भी टेंशन में और आप भी टेंशन में। जरा ध्यान दो उन विचारों का जो डॉक्टर लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के आपका ध्यान दिया है। तो ये सब करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो वो किया बस, और मस्त रहो। और फिर ऑल्टरनेट ब्रीदिंग थोड़ा सा कर लिया, इधर से सांस ले लिया, उधर से छोड़ा, उधर से लिया, उधर से छोड़ा। ये सिंपल सा ऑल्टरनेट ब्रीदिंग कर दिया, तो वो सब भी उतना ही ज़रूरी है बस। और मस्त रहो, विचार करना ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। बीमार काहे का है? वो शरीर में जो होता है वो होता है भाई, मन को उससे दूर रखो। कैंसर हुआ, मेरे पास लोग आते हैं कैंसर के प्रॉब्लम के साथ में, मैं क्या बोलती हूँ, कैंसर बॉडी में है, माइंड में नहीं है। माइंड में कैंसर मत लाओ, मस्त रहो, काम में बिजी रखो। शरीर अपना काम करेगा, माइंड अपना काम करेगा भाई। माइंड को इंटरफेयर मत करने दो। माइंड के पास बहुत ताकत है, अगर उसको संभाल के रखा तो आपको बेस्ट स्टेज में ले जाएगा। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष यो हो। और वही मन आपको बंधन का भी कारण मिल जाएगा और मोक्ष का भी। तो ये
छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब बता देती हूँ कि सवेरे उठते से ही क्या करना चाहिए वो हम बताते हैं। और एक बात याद रखो, कैसे सोना वो समझ लो आप, हाउ टू स्लीप। हम सीधे लकड़ी की तरह सोते हैं, सिर की तरफ थोड़ा तकिया दबरा जाए, पाँव की तरफ बाकी खाली है, बहुत गलत। सोते वक्त भी आप पैरों को मोड़ कर सोइए, पैरों को मोड़ लीजिए अलग अलग तरीके से। पलाठी मार के लेट गए आप, सो जाओ इसमें। भद्रासन में लेट गए आप, ऐसे सो जाओ, एक पाँव सीधा है एक पाँव भद्रासन में है, लेट गए। प्राणायाम 4 की पोजीशन में पाँव को ऊपर ले लिया, एक के ऊपर एक पाँव लगा दो, लेट गए। ये सब तरीके। और बेस्ट तरीका है साइड में लेटने का। तो आप साइड में चले गए, हाथ नीचे है और पैरों को पेट के पास जितना ला सको उतना ले आए, ऐसे सोए। बालासन, बच्चों की तरह सोना आना चाहिए, रिलैक्स, पाँव इधर उधर, सीधा लकड़ी की तरह नहीं। तो आज से ये आदत बदलो सोने की, ध्यान दो। अब सवेरे उठते से ही आप क्या करोगे? लंबा सांस लिया, ईश्वर को ध्यान किया कि भाई थैंक यू, आज का दिन बताया भगवान ने आपको, नहीं तो पता ही नहीं था हम कहाँ थे। अब शरीर को पूरा खींचना है, स्ट्रेच योर बॉडी। सो बोथ हैंड्स गोज अप, सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर नीचे की तरफ, स्ट्रेच योर बॉडी, ठीक है। और फिर सांस छोड़ते हुए स्पाइन को नीचे दबा दो, पेट को नीचे दबा दो, हो गया। वापिस सांस लेते हुए खींचो और छोड़ते हुए हाथ वापिस ले आओ अपनी जगह। छोटा सा बॉडी स्ट्रेच। आपने देखा है कि डॉग को या कैट को, कोई भी जानवर सो के उठते हैं तो अपने शरीर को यूं खींचते हैं। हम लोग नहीं करते, हम टेंशन में ही रहते, उठते से ही मोबाइल, वो मोबाइल को तो हाथ ही नहीं लगाना, उठते से ही मोबाइल बाजू में रहेगा। पहले अपना ध्यान दो, पहले पेट साफ होना चाहिए, पहले तो जो कल का सब कचरा है वो निकल जाना चाहिए, तो ही हेल्दी रह पाओगे, नहीं तो नहीं। तो ये करना आना चाहिए। तो एक तो ये सिंपल स्ट्रेचिंग हो गया। अब पेट पर ध्यान दो सवेरे सवेरे, जिससे पेट साफ हो जाए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी कि भद्रासन में लेट गए और पेट ऊपर नीचे किया, है ना। पलाठी मार के लेट गए, पेट ऊपर नीचे किया, पेट पर फोकस ऑन योर स्टमक। नेवल, योगी कहते हैं कि स्पाइन और नेवल ये 2 एरिया है जिस पर ध्यान देना है आपको। स्पाइन शुड बी फ्लेक्सिबल एंड नेवल शुड बी सॉफ्ट एंड इन, नॉट प्रोट्रूडिंग आउट। तो इस तरह ध्यान दिया और पेट पर इस तरह ध्यान देते हुए पवन मुक्तासन करो। अब ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल से आप सब कर सकते हो ये, और करो। पैर को मोड़ा, राइट नी टूवर्ड्स राइट चेस्ट, नाउ राइट नी गोज टूवर्ड्स लेफ्ट चेस्ट, तो हिप्स उस तरफ से खींचेंगे। फिर नी गोज टू द साइड, नॉट डिफिकल्ट, एंड देन the other knee comes up, and here it does the opening of your hip joints. Kidney gets proper circulation, proper pressure, and that would work wonders. सिंपल सी एक्सरसाइज। आपको पता है आप लंबे समय बैठते हो तो आपकी किडनी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। आजकल किडनी के प्रॉब्लम कितने बढ़ गए, हॉस्पिटल में जाओ डायलिसिस। अरे भाई उठो चलो, शरीर को तो बनाया ही भगवान ने इस तरह का है कि बॉडी शुड बी एक्टिव, हल्का हो। जैसे स्वामी जी को देख रही हूँ, बहुत ही सही बॉडी है और एक्टिव, बहुत ज़रूरी है वो करना आना चाहिए। एक जगह बैठते क्यों हो, चलो। योगी क्या करते थे पूरे हिंदुस्तान में, या तो चलते थे या बैठ के मेडिटेट करते थे, यही तो योगी करते थे और यही हमें करना चाहिए, लेकिन हम अटक जाते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपको करनी है लेटे लेटे। थोड़ा सा पवन मुक्तासन कर दिया, उतना ही काफ़ी है, मेरे को आज बहुत नहीं बताना। और ऊपर आप नौकासन कर डालो जरा, नौकासन। ये नाभि को स्ट्रॉन्ग रखेगा, ये सिंपल सी एक्सरसाइज। सिर ऊपर और पैर ऊपर, वापिस करो।
ऐसा। इतना ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा कम जाओ और नीचे आ जाओ, बस एक दो बार प्रयत्न कर दिया, बात खत्म हुई। बहुत ज्यादा कसरत करने की जरूरत नहीं है, बॉडी डजंट नीड, एक्टिव रहो बस। ओके, अब आ जाओ, बैठ जाते हैं। बैठकर मैंने पर्वतासन तो बता ही दिया है, तो वो ठीक है। अब खड़े रहेंगे, खड़े रह के करेंगे रोहिणी। अब स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखने के लिए दिन में 3-4 बार आगे झुककर जमीन को हाथ लगा दो बस। सांस अंदर लिया, सांस छोड़ते हुए आप नीचे गए। ट्राई एंड टच द फ्लोर। ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है, इसलिए इसने पूरा ही लगा दिया है हाथ। बहुत से लोग इतना नहीं जा सकते, तो इतना ही जाएंगे। चलो, उतना नहीं तो उतना ही जाएंगे, मगर आगे झुकना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक पीछे झुकने की बात है, कोई भी चीज़ को पकड़ लो आगे और जरा पीछे की तरफ मुड़ जाओ, तो बेंड बैक बहुत ज़रूरी है। ऊपर स्काई को देखो, छत को जरा देखो इधर उधर, और गर्दन की एक्सरसाइज कर डालो। जो कंप्यूटर पे बैठे बैठे जो टाइट हो जाता है ना, एक चीज़ करोगे उससे ही ठीक हो जाएगा। आगे झुके और पीछे झुके, चक्रासन, पीछे तक जाएंगे, पाँव ऊपर करेंगे, और ये सब की हमको ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सी चीज़ करो, उसी से आप फिट और फाइन रह सकते हो। फिर समय है तो और करते जाओ, और डिफ़िकल्ट चीज़ वो आजकल फैशन हो गया है, अलग अलग तरह से डिफ़िकल्ट आसन करना और बताना कि ये योग है। भाई योग, मेन योग की डेफिनेशन क्या है? योगश चित्त वृत्ति निरोध, मन की पूरी विचारों, मन पर पूरा काबू, ये योग। एक्सीलेंस इन वर्क इज योगा, समत्वम योग उच्यते, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड इज योगा। कोई भी काम को कुशलता से करना योग है। तो आप सब योग कर रहे हो, उसमें कोई वो नहीं है, आप सब योग कर रहे हो, खाली बस सोचकर सही ढंग से योग करना। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल से आप सब ये कर पाओगे ना? समझ में आ गई है? गुड गुड। तो बस ये करो, अपना ध्यान दो। तो खाने पर ध्यान देना है, आहार। दूसरा है निद्रा। डू यू नो हाउ मच स्लीप इज इम्पॉर्टेंट? आपने हिटलर का नाम सुना है ना? हिटलर का, वो हिटलर है ना, अपने कैप्टिव्स को, जिनको पकड़ता था ना, उसको वो जेल में तो डालता ही था, मगर कभी कभी उनको टॉर्चर भी करता था। उसके टॉर्चर सेशन को बोलते थे नाजी ट्रीटमेंट। तो एक उसका नाजी ट्रीटमेंट ये था, नहीं तो कुछ अंग काट डालना, जलाना, चमड़ी को छीलना, और वो क्या क्या टॉर्चर करता था वो आदमी। कैसा घड़ा था भगवान ने हमारे ही अनुभव के लिए। लेकिन उसका एक टॉर्चर सेशन था जहाँ वो 200 सोल्जर्स को एक बड़े हॉल में रखता था और उनको बेड दे देता था, नंबर के हिसाब से उनका बेड। उस हॉल में सब चीज़ अवेलेबल थी, बेस्ट ऑफ द फूड्स, बेस्ट से बेस्ट खाना, बेस्ट ड्रिंक, बेस्ट एवरीथिंग, बेस्ट स्टेज, बेस्ट म्यूजिक, फिल्म, जो चाहिए आपको मिलेगा। और वो ऑर्डर देता था, वो क्या ऑर्डर देता था कि खाओ पियो और मौज करो। सिर्फ एक चीज़ आप नहीं कर सकते, और वो है आप सो नहीं सकते। ये उसका टॉर्चर सेशन था। अब पता है क्या हुआ होगा? आप सो नहीं सकते उसमें। 2 दिन तो जैसे तैसे कट गए सोल्जर्स के। दो दिन समहाउ ये पिक्चर देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आंखें बंद हो रही हो, मार पीट के आंखों को खुला रखो, ये सब था उधर। तीसरे दिन ऐसा गुस्सा आता था सोल्जर्स को कि लगता था कि अब जो भी सामने आए गाली देना, उसको मारपीट करना। मारपीट शुरू हो गई। फर्स्ट थिंग इज एंगर, तीसरे दिन। चौथे दिन सीवियर डिप्रेशन और सीवियर सिजोफ्रेनिया आउट। और 5वें दिन सारे के सारे पागल हो जाते थे, मतलब टोटल मेंटल साइकोटिक कंडीशन। यानी पागल आदमी फिर कुछ भी सोचता है, अरे यहाँ तो पानी है, उसको जमीन नहीं दिखता, जो है वो नहीं दिखेगा उसको, जो नहीं है वो इमेजिन करेगा। वो पागल आदमी। पक्षी उड़ रहा है ना, मैं भी उड़ूंगा, वो अगासी में जाएगा, यूं यूं करेगा और मरेगा।
पानी में कूदने जाएगा मरेगा, वो फटाफट सोल्जर्स मरने लगते। ये कुछ पकड़ के खाएगा, ये मेरा खाना है, और अंदर डालेगा और खून 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 मरेगा। ऐसे सब सीन बताए हैं। और आफ्टर ऑल 15 दिन में सारे 200 सोल्जर्स मर जाते हैं। ये पूरा सेशन था, बहुत ही साइंटिफिकली उसको देखा। मैं 1982 में जर्मनी में थी, जहाँ उन्होंने एग्जीबिशन लगाया था कि हिटलर कैसे टॉर्चर करता था, और ये टॉर्चर सेशन। अब क्या इसमें से मिलता है हमको कि भाई नींद कितनी ज़रूरी है। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, 1 घंटा जल्दी सो, सच कहती हूँ, उससे शांति आ जाएगी। अगर आपको कैंसर है या कोई भी डिजीज़ है, 1 घंटा जल्दी सो, ज़्यादा सो। मोटापा हो रहा है, 1 घंटा ज़्यादा सो, क्योंकि शरीर में स्ट्रेस आ जाता है मोटापे की वजह से। एक अवयव डिस्टर्ब हो जाता है फैट की वजह से। तो थोड़ा ज़्यादा सोगे तो आप अपने आप दुबले होगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। थोड़ा ध्यान दो भाई। अब ये मोबाइल और इस पे लग जाते हो, रात को भी पिक्चर देखते हो, नेटफ्लिक्स और ये सब, वो गलत है। वो करने दो जिसको करना है। अपने को पहले हेल्थ को सुधारना है। थोड़ी तो जिम्मेदारी अपनी अपने आप लो ना भाई। मेरी जिम्मेदारी, आई शुड, दिस इज माई धर्म टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड माई माइंड एंड माई लाइफ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। तो ये करना ज़रूरी है ना। तो अब बताओ, तो अब वैसे तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ, लेकिन अब बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपने अपनी लाइफ अपने हाथ में ले ली ना, तो देखो फिर कितना आराम से ज़िंदगी सही ढंग से बीतेगी। बीमार हम होने के लिए पैदा हुए ही नहीं हैं। बीमारी क्यों आनी चाहिए? वो इसीलिए आती है कि कहीं हम गलतियाँ करते हैं। तो खाने में गलती की, सोने में गलती की, फिर रूटीन में गलती हो जाती है कि सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, मतलब उठना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब नहीं खाना चाहिए। रात का खाना मत खाओ। जस्ट स्टॉप ईटिंग एट नाइट। वंस इन अ वाइल ठीक है, पार्टी में गए या कुछ हो गया है, ये गया, मगर रूटीन में रात का खाना बंद। अगर आप ऑफिस से देर से आते हो तो मत खाओ ना रात का खाना, वही उपवास हो जाएगा। अलग से उपवास मत करो, डिसिप्लिन लाओ और रात का खाना मत खाओ। हो सकता है कि नहीं? जरा कठिन लग रहा है आपको। नहीं हो सकता है, काफी हाथ ऊपर हुए, लेकिन नक्की करोगे तो सब होगा। फिर क्या कर सकते हो? रात को खाने थोड़े मुट्ठी में खा लिए, वो कर सकते हो, चलो फ्रूट काट के खा लिए, मगर और कोई चीज़ें मत खाओ जो यूजुअली लोग खाते हैं, मत खाओ। इतनी डिसिप्लिन तो हम ला ही सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। तो रूटीन का ध्यान रखो, कब उठते हो, कब सोते हो, उसका बहुत असर पड़ता है भाई अपने परिवार, अपने लाइफ में। और फाइनली कैसा सोचते हो, किसी ने कैसा भी व्यवहार किया हो, भैया आपको अगर उसमें गुण देखना हो तो आप गुण देख सकते हो, दोष देखना हो तो दोष देख सकते हो। यू हैव अ चॉइस टू सफ़र और नॉट टू सफ़र। यू हैव अ चॉइस। किसी ने बुरा बोला, आपको बुरा मानना है तो बुरा मानो। मैंने आपको बता दिया लिस्ट की क्या होता है, आपको बुरा लगेगा तो मैंने शुरुआत में ही बता दी। नहीं मानना है तो मत मानो, एंजॉय हिम एज ही और शी इज। प्रॉब्लम क्या है? कर सकते हो। तो ये सारी छोटी छोटी बातें, अब मैं चाहूँगी कि आप प्रश्न पूछो तो हम आगे बात करें। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क मी? या कोई बताइए, कहिए, बोलिए, अब मैं सुन पाऊंगी। अभी तक तो कान मेरे शार्प हैं। कान को शार्प रखने के लिए क्या करना चाहिए? रात जब आप स्नान करते हो तो लास्ट पोर्शन स्नान का ये उंगली कान में गोल गोल घुमाओ 10 बार, दोनों बार। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी मिडिल ईयर कनाल में, और हियरिंग वुड बी वेरी क्लियर। मेरे फादर इन लॉ लिव्ड फॉर 95, माय मदर इन लॉ लिव्ड फॉर 97 ईयर्स, वेरी फिट एंड फाइन। ऐसा प्रॉपर हियरिंग, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कि जिसको आप कहते हो ओल्ड एज का प्रॉब्लम। मैं भी अभी 75 की हूँ। मेरे यानी हस्बैंड डॉक्टर जयदेव, वो भी सब हेल्दी, कान वान सब। मगर ये रोज हमारी आदत है। लास्ट फेज ऑफ बाथ, जस्ट मूव योर फिंगर, वॉश योर फिंगर एंड कम आउट। ऐसी आदत में आ जाना चाहिए योग। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, सो के उठे, ये किया, उठे, गर्म पानी पिया, आदत में आ जानी चाहिए। दैट इज, तो फिर आप हेल्दी रहोगे। बताइए। मैं
मैं श्वेता वैकुंठे। बोलो। मुझे एक क्वेश्चन था, आप लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे थे, जी। लेकिन आजकल जो न्यू जनरेशन है जी उन्हें टाइम नहीं है। बिल्कुल। उन्हें सुबह उठ के तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है, कुछ स्वास्थ्य के लिए योग करें या जिम करें, तो वो अभी कल्चर में आ चुका है कि नाइट जिम, नाइट योगा क्लासेस। तो आप इसके बारे में क्या बताएंगी? क्योंकि ये तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम रात को सोते हैं और उस समय अगर हम शरीर को ये तकलीफ दे रहे हैं तो उसका क्या उनके ऊपर असर होगा। तो आप थोड़ा इसके ऊपर अगर बताएं। देखिए, अभी ये तो एक फैड आता है लाइफ में, वो फैड आता है और जाता है, तो इतना वरी मत करो। ये यंगस्टर्स भी सीख रहे हैं, लेकिन अगर छुट्टियों में या कभी भी 7 दिन आकर और थोड़ा सा योग सीख लें। आजकल के बच्चों में इंटेलिजेंस काफ़ी स्ट्रांग है, दे आर रियली इंटेलिजेंट, ओनली दे डोंट नो हाउ टू डायरेक्ट देयर इंटेलिजेंस। वो होता ही है। उनको अगर थोड़ा सा योग बता दें कि आप जो भी कर रहे हो थोड़ा सांस का ध्यान देते हुए करो, जो भी कर रहे हो सोच कर करो, रिएक्ट मत करो, अमुक डिसिप्लिन अगर वो ले आए। देखो, काम करने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता है, मगर चिंता करने से, गुस्सा करने से नुकसान ही नुकसान है। तो उनको सिर्फ ऐसी जगह, जैसे अब अगर बम्बई हो तो हम हैं, या यहाँ भी है सेंटर, थोड़ा सा उनको ऐसे अनुभव कराओ, थोड़े बच्चों को कभी ले जाओ, घर के अंदर आप लोग सही ढंग से जियो तो थोड़ा उसका असर पड़ेगा। वो लेने दो उनको अनुभव, क्योंकि वो आएगा ही प्रॉब्लम। मेरे यहाँ यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि या तो पिंपल्स आ रहे हैं, या तो बाल झड़ रहे हैं, या सफ़ेद बाल हो रहे हैं जल्दी, ये सब हो जाता है तो दे स्टार्ट वरिंग। जब वो करते हैं तब आ जाओ, अपने आप ये सीधी लाइन पर आ जाएंगे और फिर समझ जाएंगे कितना करना, क्या करना। एक आदमी मेरे पास आया था जो इतना मोटा था और वो खुद डॉक्टर था और बहुत अच्छा डॉक्टर था विले पार्ले में, लेकिन काफ़ी मोटा, उसने अपना ध्यान ही नहीं दिया। अब वो इतना मोटापा बढ़ गया, 140 kg, कैन यू इमेजिन। वो फिर मेरे पास आया, हंसा जी अब मैं क्या करूं, इतना मोटा हूं, कुछ बताओ आसन, कुछ बताओ प्राणायाम, कुछ करो। मैंने बोला देख भाई, तेरे को देख के लगता है तू इनमें से कोई भी चीज़ मत कर, तू आगे झुकेगा तो हर्निया हो जाएगा, साइड में जाएगा तो स्लिप डिस्क हो जाएगा, और अगर ज़्यादा चलेगा तो घुटने घिस जाएंगे, तो वो सब तू मत कर। तो फिर मैं कैसे दुबला हो? सीधी सी बात है, दिन में 4 बार थोड़ा थोड़ा खा, लिक्विड मैंने जैसे बताया वो ले, और रात को जल्दी सो, 9 बजे सो जा। बोला ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं डॉक्टर हूँ। तो मैंने बोला तो तू जा, मैं तेरे को हेल्प नहीं कर सकती। टेम्पररी वो ट्रैश डाइट और वो सब का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वापस वजन बढ़ जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं। गया घर पे, औरत को कहा, ये हंसा जी ने तो मेरे को गेट आउट कर दिया। औरत बोली कि देख भाई, उसने जो बोला है वो समझ ले। तो बोलता है ठीक है, मैं डॉक्टरी छोड़ के 3 महीना में नहीं प्रैक्टिस करता, मैं गाँव चला जाता हूँ, और वो हंसा जी जो बोलते मैं करता हूँ। करना शुरू किया उसने। 1 महीने बाद फ़ोन किया कि मुझे ज़रा हल्का और अच्छा लग रहा है, अब मैं क्या करूँ। मैंने बोला अब थोड़ा सा ऊपर, जैसे रोहिणी को बताया ना पर्वतासन, वैसा ऊपर अपने आप को थोड़ा खींचो, थोड़ा साइड में जाओ, थोड़ा ट्विस्ट कर डालो। पर्वतासन, शरीर को ऊपर खींचना है, क्योंकि दब गया है सब स्पाइन। आगे जाओ, पीछे जाओ, ये बैठे बैठे ये तो कर ही सकते हो, तो सिर्फ उतना कर। और ये लेट के यष्टिक आसन जो हमने बताया, सिर्फ 2 आसन और कुछ नहीं। तीसरे महीने फ़ोन किया, मुझे और अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा तो थोड़ा चलना शुरू कर, आधा घंटा सवेरे आधा शाम को। 3 महीने के बाद मेरे सामने आके वो खड़ा हुआ। आपको पता है उसका वज़न कम हुआ होगा, कुछ तो किया नहीं उसने, लेकिन उसका वज़न कम हुआ। 37.5 kg वज़न कम हो गया उसका, 37.5, 3 महीने में। सिर्फ डिसिप्लिन चाहता है योग, प्रकृति में डिसिप्लिन है, हम भी डिसिप्लिन में आ जाए तो शरीर में प्रॉब्लम आए ना वो यूँ निकल जाएंगे। बच्चों को ये सब थोड़े थोड़े अनुभव देने हैं और वो बदल जाएंगे। डोंट वरी अबाउट टुडेज चिल्ड्रन, दे आर इंटेलिजेंट, ओनली दे नीड लिटिल डायरेक्शन। तो कभी कभी अच्छी जगह ले जाओ तो डायरेक्शन मिल जाएगा। और जिम वो करते हैं ना, तो जिम तो शरीर के लिए, माइंड के लिए क्या करते हैं, तो फिर वो जब वो सफ़र करेंगे ना, आदमी तभी बदलता है जब वो सफ़र करता है। तो सफ़र करते हैं तो उनको बोलो, हो जाएगा। हेलो।
रात में एक्सरसाइज करने से ठीक है, क्योंकि फिर वो सोते नहीं, फिर तो नेटफ्लिक्स पे जाएंगे ना, उसकी जगह एक्सरसाइज करें तो ठीक है। छोड़ दो उनको। थैंक यू। जी तर मागे एक प्रश्न आहे तो घेऊया. नमस्कार. नॉन वेज के तो हम बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, अंडा भी नहीं, मांस भी नहीं, मच्छी भी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं, हमको ज़रूरत नहीं है। पहले मिलता नहीं था सब्जियां ये वो, तो ठीक है, आदमी जो भी खाता था, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और हमारा शरीर, हम इतने फिजिकली एक्टिव नहीं है कि वज़न उठाया 10 किलो ऊपर रखा और चले, तो बिल्कुल सब्जियां खाओ, फल खाओ, सबसे नेचुरल स्वीट है सब फल सब्जियां, इस पे हमारा जीवन होना चाहिए। दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, ये बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए और ये लेना ही चाहिए। 1 चम्मच घी पेट में जाना ही चाहिए, 1 बड़ा चम्मच तेल जो हम बघार में डालते हैं वो जाना चाहिए। बिल्कुल एक होलिस्टिक लाइफ लीड करो, नॉनवेज की तो ज़रूरत ही नहीं। अंडा वंडा कुछ नहीं, वो गलत है। अंडे की जगह अगर आधा कटोरी दही ले लोगे ना, जो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी, जो अंडे में मिलता है ना वो दही में है, तो दही लो ना, आधा कटोरी दही, वो आपके लंच में होना ही चाहिए। फिर उसमें शक्कर डाल के ले लो तो बहुत ही स्वीट हो जाएगा आपके लिए, या रायता बना लो या यूं ही दही ले लो, वो ज़रूर लेना, सबको बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ छाछ भी लेनी चाहिए। सॉरी। यस मागे एक शेवटचा नमस्कार. प्रश्न घेऊया आपण. मेरा नाम है संदीप कुलकर्णी. जी मेरी आयु है 41 ईयर्स. जी। एक्चुअली क्या है, अभी एज ऑफ 30 ईयर्स टू 41 ईयर्स, ये लाइफ का इतना स्ट्रेसफुल लाइफ रहता है, और रिस्की पीरियड है वो। रिस्की पीरियड भी है, बहुत सारा ऑफिस वर्क है, बिल्कुल घर में सही। बच्चे हैं, बिल्कुल माँ सही। पिताजी है, सो क्या होता है, अनइंटेंशनली बहुत सारा स्ट्रेस डेवलप हो जाता है. जी जैसे भी ऑफिस में जितना काम करो वो कम ही है. बिल्कुल सही। 7 बजे बीवी का फोन आ जाता है, आते वक्त सब्जी लेके आओ नहीं तो खाना नहीं मिलेगा. आने के बाद बच्चों का स्टडी लेना पड़ता है. सो ऐसा कोई एक्सरसाइज है जिससे हम वी कैन कीप आवर माइंड फ्रेश और स्ट्रेस कम हो जाए? देखिए, एक तो मैंने जो 1-2 चीज़ें बताई वो तो आपने देखी। आप जब स्नान करने जाते हो, हम लोग स्नान तो रोज़ करते हैं, जब आप बाथरूम में स्नान करने जाते हो ना, तब वो सारी एक्सरसाइज तब कर सकते हो। पीछे शावर ले लिया, आप आगे झुक गए, पीछे ले लिया, हाथ को इधर पकड़ लिया, उधर पकड़ लिया, नीचे बैठ गए, उठ गए। मेक योर बाथ एक्टिव बाथ, तो तब एक्सरसाइज कंपलसरी हो जाएगी। बेड में उठते से ही एक्सरसाइज हो जाएगी। और इतना याद रखो कि एक जगह मत बैठो। आपको पता है किचन स्ट्रेस बस्टर जगह है। किचन में आप सब्जी काटो और कोई टेंशन माइंड में नहीं रख सकते, नहीं तो उंगली काटोगे। दूध गर्म करो, ध्यान नहीं हुआ तो दूध जाएगा। तो आपका ध्यान पूरा किचन में जब रखोगे ना आपको रोटी बनानी आती है? आती है, गुड बॉय। नहीं, सब करना आना चाहिए वो, बिकॉज दैट इज चेंज ऑफ वर्क कॉजेज रिलैक्सेशन। लेट मी टेल यू, बच्चों के साथ में थोड़ा खेल लिए, थोड़ा उनके साथ आधा घंटा, फिर उनका पढ़ाई लिया। उनको क्या दादागिरी करते रहते हैं बच्चों के पीछे, वो जरा कम की कर लो, बहुत अच्छा रहे। घर में एक अच्छा वातावरण लाओ पॉजिटिव, और उनको बोलो इतना तुम पढ़ लेना, मैं कल बताऊंगा, वो करेंगे। दे विल कोऑपरेट। दे वांट पप्पा मम्मी अराउंड टू लाफ एंड गिगल, नॉट शाउटिंग ऑल द टाइम, डोंट डू दिस एंड डोंट डू दैट। व्हाट टू डू टेल देम ना, व्हाट नॉट टू डू मत कहो, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, यंग दिख धन्यवाद. रहे हो मला आप। वाटतं की बऱ्यापैकी सगळ्या, एक शेवटचा प्रश्न आपण घेऊया आणि पुढच्या सेशनकडे वळूया. प्लीज विचारा. बोला। नमस्कार हंसा मैडम जी। नमस्कार बेटा। गुड मॉर्निंग। मेरा ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आजकल ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो है तो इनको बहुत स्ट्रेस रहता है, और मैं खुद योगा क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, उसमें मेरा रिसर्च है, और इसमें मैं ब्लड पैरामीटर्स में योगा का क्या इफ़ेक्ट होता है ये सब जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत बड़ा रिसर्च है, स्काई इज़ लिमिट। बट मैं जो देखती हूँ आजकल लड़कियाँ, तो उनको पीसीओडी और पीसीओएस Yes, और ये बहुत वेट common। गेनिंग और ये बहुत जी। सीरियस प्रॉब्लम है। जी, जी। और इनमें
पुणे में मैं ज़्यादातर आपको बोलती हूँ, लास्ट 6 इयर्स में क्लासेस ले रही हूँ, तो ये बाहर की लड़कियाँ बहुत सारी पढ़ने के लिए आती है कॉलेज में। जी, जी। और उनके लिए बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, एजुकेशन, ये अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना जी। बहुत सारा रहता है। नहीं, और मानती हूँ मैं। इनमें- हाँ, और इनमें उनको डाइट बराबर नहीं मिलता, और ये पीसीओडी, वेट गेनिंग, ये सब रहता है। और आपने जो दूसरा बोला है कि 4 बार खा लो, तो कोई डाइटिशियन बोलते हैं, आज यू नो वेरी वेल, दीक्षित डाइट, तो 2 बार ही खाना है। कोई बोलते हैं दिवेकर 4 बार 5 बार खा लो। तो ये माइंड में कन्फ्यूजन रहता है, और एवरीवन लाइक मिडिल मैन डोंट नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली, व्हाट टू ईट एंड हाउ टू ईट। ठीक है। छाछ कब पीना है, पानी कब ठीक पीना है, है, ठीक दूध है, कब ठीक। पीना है। थैंक यू मैम। देखिए, डाइट एक ऐसा विषय है कि हर थोड़े दिन में एक नया फैड आता है। खाली कीटो डाइट करो, खाली ये करो और वो करो, खाली देखने का, ताली बजाने की, कुछ करने का नहीं। क्योंकि वो रिसर्च हुआ है कोई थोड़े से एरिया में किसी के ऊपर, हम हिंदुस्तान में हैं, हम बम्बई में हैं या पुणे में है, तो वो आप फॉलो मत करो। बहुत सीधी सी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारा कि 4 घंटे में हमारा खाना पचता है, दैट इज नोन। आप बचपन से पढ़ोगे कि भाई पेट, इसीलिए पेट में डालना इसलिए ज़रूरी क्योंकि हम दिमाग का बहुत उपयोग करते हैं, एक्टिव है बहुत, और इसीलिए खाना ज़रूरी है 4 बार, नहीं तो उतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन करना पड़ेगा। और जो हम बता रहे हैं आजकल की लड़कियों का पॉलीसिस्टिक ओवरी का सबसे मेन कारण क्या है कि उन लोगों का अगर सोच कर कुछ एक्शन करते हैं ना, हम कॉलेज क्यों जाते हैं भाई, पढ़ाई करते हैं, समझने कि मेरा क्या एप्टीट्यूड है। पर्पस टू गो टू कॉलेज इज क्लियर, लेकिन जब लड़कियां पर्पस से बिखर जाती है तो फिर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फिर लव अफेयर, फिर हार्ट ब्रेक, फिर एसिड थ्रोइंग एंड ऑल दैट नॉनसेंस शुरू हो जाता है, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। पर्पस जो है वो फॉलो किया जाए। पॉलीसिस्टिक ओवरी में ज़रूरी है कि बाहर का खाना बिल्कुल बंद। ये जो पैकेट खोला खाया, बॉटल खोली पिया, ये बहुत गलत है। घर का खाना लेके जाओ, थोड़ा सा एक सूखी रोटी भी ले जाओगे ना, दैट इज सुपीरियर देन एनीथिंग एल्स। तो ये थोड़ा सा अगर उनको ये घर के खाने का बता सकोगे तो पॉलीसिस्टिक ओवरी नहीं होगी। और ये जो एक्सरसाइज रोहिणी ने भी बताई, लेट कर पलाठी मार के लेट गए, पद्मासन में लेट गए, नौकासन कर लिया, ये थोड़ी सी ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करोगे ना, पद्मासन में लेट गए, ये हस्तपद अंगुष्ठासन, हस्तपद अंगुष्ठासन, एक पैर को सीधा ऊपर लेके पकड़ लिया, तो ये लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज लड़कियों को करना, सबको ही करना ज़रूरी है। आदमियों में भी वो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होना और ये सब प्रॉब्लम है। ये सीधा पाँव को थोड़ा सा ऊपर पकड़ लिया, राइट लेग राइट साइड पे ले गए, राइट लेग राइट साइड पे ले गए, लेफ्ट साइड पे ले गए, ये सिंपल सी एक्सरसाइज इतना भी करेंगे ना तो पॉलीसिस्टिक ओवरी, ये सिस विस तो माया की तरह है, आता है और जाता है वो चला जाएगा, इट विल नॉट बॉदर यू, या डोंट वरी, दे विल ऑल्सो लर्न देयर लेसन्स। थँक्यू. मला वाटतं की खरंच अत्यंत प्रेरणादायी असं आणि नवी दिशा दाखवणारं हे सेशन होतं. कारण मला वाटतं योग हे फार मोठं शास्त्र आहे आणि ते शास्त्र समजून घेणं किंवा त्याविषयी बोलणं हे इतक्या एका सत्रामध्ये बसवणं अत्यंत कठीण आहे, याची आम्हाला कल्पना आहे. पण ज्या प्रेक्षकांचे किंवा उपस्थितांचे काही अजूनही प्रश्न असतील, त्यांच्या मनामध्ये काही शंका असतील, तर त्यांनी आमच्या स्वास्थ्यम या वेबसाईटवरती प्रश्न नक्की पुटअप करा, त्याची उत्तरं आम्ही तुम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचवू. Definitely. हंसा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. बड़े ही प्रेरणादायक आपकी सोच से आज के स्वास्थ्यम के सेशन की शुरुआत हुई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहिणी जी, आपका भी थैंक यू सो मच. पुणेकर आणि सकाळ स्वास्थ्यम या संपूर्ण टीमतर्फे हंसा जी का बहुत बहुत आभार. थैंक यू सो मच.